नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति योगी और स्वागत करती हूँ आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वही चैप्टर नंबर 14 का भाषा, उपभाषा और काव्य भाषा की बोली। तो उसका जहाँ पर अपन ने लास्ट किया था दक्षिणी हिंदी, तो दक्षिणी हिंदी की अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं परिचय। दक्षिणी हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है जो कुछ ऐतिहासिक संयोगों के कारण भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के मूल क्षेत्र से अलग है। 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान हुआ तथा उसके साथ कई अधिकारी व व्यापारी दक्षिण गए। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी या दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली व आसपास के लोग बड़ी संख्या में जाकर वहां बसे। 15वीं शताब्दी में भी मुगल फौज व कई लोग दक्षिण गए, जिनमें दिल्ली, मेरठ व हरियाणा अर्थात खड़ी बोली क्षेत्र के सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। इसी समय कुछ सूफी संत भी अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु दक्षिण भारत गए तथा उनका प्रभाव भी वहां पड़ा। खड़ी बोली क्षेत्र से गए लोग ने दक्षिण की प्रचलित भाषाओं का प्रयोग करने के स्थान पर अपनी भाषा अर्थात अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली को ही अपनाए रखा। यही विशिष्ट शैली दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित हुई। धीरे धीरे तेलुगु, कन्नड़ व मराठी भाषाओं का प्रभाव इस पर पड़ता गया और यह एक विकसित भाषिक परंपराएं बन गई। दक्षिणी हिंदी का प्रयोग अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार व मुंबई तक फैला हुआ है। हैदराबाद में भी इसका एक विशिष्ट रूप प्रचलित है जिसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। हैदराबाद में भी इसका कुछ प्रचलित है इसका विशिष्ट रूप जिससे कि हैदराबादी हिंदी कहते हैं। दक्षिणी हिंदी के कई अन्य नाम भी प्रचलित है जैसे दक्कनी, दहलवी, हिंदवी तथा गुजरी। गुजरी इसका वह रूप है जो गुजरात के कुछ कवियों के साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। जैसे मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में सीमित रूप से दक्षिणी हिंदी का प्रयोग तमिलनाडु व केरल में भी होता रहा है। हालांकि इसका प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में ही हैं। दक्षिणी हिंदी के विकास में राजनीतिक तत्वों की भूमिका। दक्षिणी हिंदी के संबंध में विशेष बात यह है कि इसके विकास में सांस्कृतिक से अधिक राजनीतिक कारक उत्तरदायी रहे। ये राजनीतिक तत्व 3 प्रकार के हैं। एक, यदि उत्तर भारत के राजा दक्षिण भारत का अभियान या राजधानी परिवर्तन न करते तो दक्षिणी का विस्तार संभव न होता। दूसरा, 15वीं से 18वीं शताब्दी तक दक्षिणी को बहमनी वंश तथा अन्य राजाओं का आश्रय निरंतर प्राप्त होता रहा, जिससे इसके विकास में पर्याप्त सहायता मिली। कुछ शासक ऐसे हुए जो स्वयं भी दक्षिणी में साहित्य की रचना करते रहे। उदाहरण के लिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो बीजापुर के सुल्तान थे तथा मोहम्मद अली कुतुब शाह जो गोलकुंडा के सुल्तान थे। इन दोनों ने दक्षिणी साहित्य के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो ये तीनों। फिर दक्षिणी हिंदी की बोली है या उर्दू की। तो दक्षिणी हिंदी के भाषिक स्वरूप को लेकर एक प्रसिद्ध विवाद है कि जहाँ हिंदी के समर्थक इसे हिंदी की बोली मानते हैं तो वहीं उर्दू के समर्थक इसे उर्दू भाषा जोड़ते हैं। वस्तुतः यह हिंदी की ही एक बोली है। इस संबंध में 2 प्रमाण प्रमुखतः दिए जाते हैं। पहला है, कालिक दृष्टि से उर्दू का विकास इसके बाद हुआ और उर्दू साहित्य का विकास दक्षिणी साहित्यकारों के अंतिम दौर से ही आरंभ हो पाया। दक्षिणी के अंतिम कवि वली औरंगाबादी उर्दू के पहले कवि माने जाते हैं। इन तथ्यों के बावजूद यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है कि दक्षिणी उर्दू की शैली, क्योंकि यह फारसी में लिखी जाती है, इसमें अरबी फारसी शब्दों की काफ़ी मात्रा है तथा इसका प्रयोग कम करने वाले अधिकांश लोग मुसलमान हैं। वास्तविक बात यह है कि दक्षिणी का विकास उर्दू के जन्म के काफ़ी पहले ही हो चुका था और अपने आरंभिक काल में यह खड़ी बोली से ज़्यादा प्रभावित रही, फारसी से कम। वली दक्कनी के पश्चात दक्षिणी का फारसीकरण तेजी से हुआ, लेकिन उनसे पहले के साहित्यकार तो जानबूझकर फारसी की तुलना में दक्षिणी को अधिक महत्व दे रहे हैं। ऐसे 3 रचनाकारों के प्रसिद्ध कथन इस प्रकार हैं। पहला है जुनूनी मौलाना, मैं इसको दर जिंदी जुबा इस वास्ते कहने लगा जो फारसी समझे नहीं समझे इसे खुश होकर।
कहने का मतलब कि जुनूनी मौलाना कहते हैं कि मैं इसको दर हिंदी जुबा इसलिए कहने लगा क्योंकि जो कोई फारसी नहीं समझे और जो समझे वो खुश होकर समझे। फिर है दूसरा है सतनती, जिसे फारसी का न कुछ ज्ञान है सो दक्षिणी जबा उसको आसान है। और इसमें कि जिसको कोई फारसी का ज्ञान नहीं वो दक्षिणी को समझना उसको आसान नहीं है। फिर तीसरा है ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। हम लोग फारसी की जगह हिंदवी इसलिए अपनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नरम तथा रसीली है तथा इसमें बात खुलकर की जा सकती है। इसमें लय भी इसी की तरह रसीली होती है जिससे कि बड़ा रोना आता है। सूफी को यह चीज़ बहुत पसंद आती है। दक्षिणी भाषा का साहित्य। दक्षिणी साहित्य में कई प्रसिद्ध साहित्यकार शामिल है जिनमें पहला नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना मिराजुल आसिकिन दक्षिणी गद्य की पहली रचना है। ध्यातव्य है कि दक्षिणी में गद्य का विकास पद्य से पहले हुआ। अन्य प्रमुख साहित्यकारों में मुल्ला वजही, वली दक्कनी, निजामी शाह मिराजी तथा गुलाम अली हैं। इनके अतिरिक्त इब्राहिम आदिल साहब सेकंड तथा मोहम्मद अली कुतुब शाह जैसे शासकों ने भी इस भाषा में कविताएं लिखी। इनकी रचनाएं कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जिससे इश्क का तीर कारी लगे, जिससे जिंदगी क्यों न प्यारी लगे, वली को कहे तू अगर एक वचन, हकीबों के लिए दिल में कटारी लगे मैं आशिक उस पीव का जिसने मुझे जीव दिया, वली दक्कनी। और दूसरा है बंदा नवाज गेसू दराज। फिर है तीसरा शब्द मुल्ला वजही का, सूरज यूं है रंग आसमानी मने कि खिलिया कमल फूल पानी मने। कि सूरज कैसा लगता है, आसमान के अंदर सूरज कैसे खिलता है जैसे कि कमल का फूल पानी के अंदर खिलता है। दक्षिणी हिंदी का भाषा वैज्ञानिक परिचय। ध्वनि संबंधी विशेषताएं। पहला, ध्वनि संबंधी। तो खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी हिंदी में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन भी दक्षिणी हिंदी में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ग तथा फ जैसी ध्वनियां अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। ड़े के स्थान पर डे का प्रयोग प्रवृत्ति मिलती है, जैसे पढ़ा तो पढ़ा। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण काफी ध्वनियों में दिखाई देता है, जैसे मूर्ख तो मूर्ख, मुझे तो मुझे, धोखा तो धोखा। कहीं कहीं अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्रमाणीकरण भी होता है। उदाहरण के लिए पलक पलख, पहचान पहचान। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के पर्याय की परवर्ती दक्षिणी की एक प्रमुख विशेषता। उदाहरण के लिए लखनऊ नखलऊ, कीचड़ तो चीकड़, फिर मतलब तो मतबल। कहीं कहीं सगोश व्यंजनों का अगोशीकरण भी दिखता है, जैसे खूबसूरत खूबसूरत तो खूबसूरत। मम्ब के स्थान पर मम की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे गुबंद तो गुम्मज, कंबल तो कम्मल। फिर है नंद तथा नंद को न करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे चांदनी चाननी, बांधना बांधना। अनेक शब्दों में दीर्घ स्वर का ह्रस्वीकरण हो जाता है, जैसे आदमी अदमी, सफाई सफाई। फिर दूसरा है व्याकरणिक विशेषताएं। एक वचन से बहुवचन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आ प्रत्यय बात बाता, चिराग चिरागा, दोस्त दोस्ता। अन प्रत्यय जग जन जनन। फिर ए प्रत्यय राज राज्य। दूसरा, दक्षिणी के प्रमुख कारकीय प्रसर्ग इस प्रकार है। कर्ता ने, जैसे बासा शराब पिया। कर्म कुकु को, करण सो सेती ते थे। संप्रदान तई वास्ते खातिर। अपादान ते शु। संबंध का के गेर। अधिकरण पे पई में मांझ। संबोधन भई अरे रे भई अबे। सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार है। उत्तम पुरुष मेरे को, हमन मंज मुझ। मध्यम पुरुष तुझ तुम्हें आपही। अन्य पुरुष उनन उनने। और अन्य सर्वनाम जिता जित्ती, उता उती। फिर चौथा है विशेषण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है।
प्रमुख संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार है: 19, 19, 6, 6, 8, 8। स्त्रीलिंग के विशेषण विशेष्य के अनुसार पूर्णतः विकारी है, जो खड़ी बोली से अलग विशेषता है। जैसे जम्हाई लेती लड़की, तो जम्हाइयाँ लेतियाँ लड़कियाँ। क्रिया विशेषता व्यवस्था के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार है: वर्तमान अहे, है, हु, हेगा। भूतकाल कहिया, बोलिया, था, थिया। भविष्य काल होगा, होगे, होगी, चलसी, चलशु। और भूतकाल की क्रियाओं में यकर प्रत्यय का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे आकर, आयकर, रोकर, रोयकर। फिर तीसरा, शब्दावली संबंधी विशेषताएं। तो दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली ही सर्वाधिक प्रचलित रही है। वली दखनी के बाद इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते हैं। तो इनमें कुछ कवियों के उदाहरण दिए गए: निजाम शाही, बरीद शाही, आदिल शाही व कुतुब शाही शासन में दक्षिणी हिंदी का विकास, शासन उनके शासनकाल में। तो निजाम शाही शासन, इस वंश के एक सुल्तान बूरेहान निजाम शाह 1501 से 1553 बहुत ही सुसंस्कृत और साहित्यिक अभिरुचि के युवक थे। इनके शासन में संस्कृत और दक्षिणी भाषा को भी पूर्ण प्राधान्य प्राप्त था। इस काल का सर्वाधिक उल्लेखनीय कवि शाह अशरफ था। अशरफ अपनी प्रसिद्ध रचना नौसरहार के कारण दक्षिणी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नौसरहार दक्षिणी हिंदी की एक प्राचीन मसनवी है, जो 1504 में करबला की घटनाओं को लेकर लिखी गई थी। इनके काव्य में सरलता और सुस्पष्टता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। इनका उदाहरण है: ऐसा कादिर एक खुदा, पैदा कीते साहेब गदा। काई अयाने कोई फकीर, कोई अजादे कोई अखीर। आपी छिपिया खेले चंद, तुर्कन हिंदू ने लाया दंड। फिर है बरीद शाही शासन 1487 से 1619। साहित्य की दृष्टि से इस शासन काल में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। कुछ कवियों ने इस काल में अपनी रचनाएं अवश्य आरंभ की, किंतु उनका काव्य काल अधिकांशतः निजाम शाही और आदिल शाही शासन काल के अंतर्गत रहा। इनमें विशेष रूप से कुरैशी, फिरोज और निजामी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तीसरा, आदिल शाही शासन। बीजापुर के आदिल शाही वंश में 9 सुल्तान हुए थे। इस वंश के अधिकांश सुल्तान सुसंस्कृत, विद्या व्यसनी और कला प्रेमी थे। इस वंश के चौथे शासक इब्राहिम आदिल शाह 1534 से 1550 ईस्वी ने शिया धर्म को छोड़कर सुन्नी धर्म ग्रहण कर लिया, जिसका परोक्ष प्रभाव दक्षिणी हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि के रूप में हुआ। इससे ईरानियों का प्रभाव कम हो गया और देसी भाषा और संस्कृत को विकास का अवसर मिला। दक्षिणी को राज्य की सरकारी भाषा बना दिया गया। इससे इस भाषा की जड़ें इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि इनके उत्तराधिकारी अली आदिल शाह के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी फारसी का चलन न हो सका। आदिल शाह भी विद्वानों का आदर करता था। उसके शासनकाल में भी दक्षिणी हिंदी साहित्य की निरंतर अभिवृद्धि होती रही। साहबुरहानुद्दीन जानम जैसे उच्च कोटि के कवि इसी काल की देन हैं। इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी के शासनकाल में तो साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इब्राहिम आदिल शाह स्वयं भी एक उच्च कोटि का कवि था और कवियों और संगीतज्ञों का आश्रयदाता भी था। इस वंश का एक सुल्तान अली आदिल शाह भी शाही उपनाम से दक्षिणी हिंदी में काव्य रचना किया करता था। उसके शासनकाल में भी दक्षिणी के साहित्य को विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार आदिल शाह शासनकाल दक्षिणी हिंदी के विकास का सर्वोत्तम काल रहा। इस युग में दक्षिणी हिंदी की आदिल शाह साहित्य धारा में सर्वप्रथम सूफी संत कवि आते हैं। इनमें शाह मिराजी, शमसुल इशाक, बुरहानुद्दीन जानम और अमीनुद्दीन आला अधिक प्रसिद्ध हैं। बुरहानुद्दीन जानम, इनके नाम से अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इरशाद नामा सबसे लंबी काव्य रचना है, जिसमें 258 के अलगब बेत हैं। इसमें वे अपने पिता साहब मिराजी की प्रशंसा में लिखते हैं: सिफत करूँ कुछ अपना पीर, जिससे रोशन हुई जमीर। दाहो जग में मुंज पीत वही, सुमरू ले मन नीत वही।
जानम के काव्य की एक विशेषता यह है कि वह अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग करते हुए भी उनके जन साधारण में उच्चारित तद्भव प्रयोग पर ही बल देते हैं और भाषा को दुरूह होने से बचा लेते हैं। इस प्रकार वे विदेशी शब्दों का हिंदीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। वे गेसु दराज की दुरूह भाषा को धरती पर उतार कर जन सुलभ बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न दिखे पड़ते हैं या प्रयत्न करते दिखे पड़ते हैं। फलतः दक्षिणी हिंदी के विकास में उनका बहुत योगदान है। उन्होंने अनेक ऐसे प्रयोग भी किए जिनमें हारा प्रत्यय लगाकर कृताकारक बनाया गया, जैसे करणहारा, भुजनहारा, समझनहारा, चेतनहारा आदि। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1626 ईस्वी। यह आदिल शाही राजवंश का छठा सुल्तान था जिसे संगीत और साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम भी नवरस था। यह संगीत से संबंधित एक संक्षिप्त रचना है और इसकी भाषा पर ब्रज का प्रभाव अधिक है। नायिका का सुंदर चित्रण द्रष्टव्य है। लिखन बेट जाकी सभी गही गाह गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। फिर है अब्दुल। इब्राहिम आदिल शाह के शासन का एक महान कवि था जिसने एक मसनवी इब्राहिम नामा के नाम से लिखी थी। ये दक्षिणी हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना है। मुकीमी, रुस्तमो शाही, नुसरती, बहरी, सैयद मीरान, हाशमी व शाह अबुल हसन कादरी आदि आदिल शाह शासन के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। आदिल शाही काल में गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएं हुई थी। अनेक कवियों ने मरसिए 100 गीत भी लिखे हैं जिनमें प्रसिद्ध मरसियाकार हैं अली आदिल शाह, नदीम मिर्जा, नुसरती मलिक, खुशनूद, हाशमी, बहरी आदि गद्य लेखकों में अमीनुद्दीन अली, मौजम आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो कुतुब शाही प्रशासन 1508 से 1687। इनके राज्य में दक्षिणी ही राजवंश थी। इस काल के दक्षिणी हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्रारंभिक प्रयत्न जो कि 1508 से 1580 तक हुआ था। दूसरा है विकास काल 1580 से 1672 तक और तीसरा है अवनत काल 1672 से 1687 तक। तो पहला पढ़ते हैं अपन प्रारंभिक प्रयत्न 1508 से 1550। प्रारंभिक प्रयत्न। गोलकुंडा के प्रथम 4 सुल्तान अधिकतर युद्ध और संघर्ष में व्यस्त रहे। इब्राहिम कुल्ली यद्यपि स्वयं कवि नहीं था किंतु कवियों और विद्वानों का आदर करता था। कवियों में फिरोज एक उल्लेखनीय कवि था। इस काल में दक्षिणी हिंदी की रचनाओं की भाषागत विशेषताएं मुख्यतया निम्न प्रकार थी। दीर्घ स्वर का हश्वीकरण जैसे ढूंढना के लिए ढूंढना, घोष ध्वनिकरण के लिए अघोष जैसे तुझे के लिए तुझे, और क्रियाओं में हरियाणवी का प्रभाव विशेष रूप से था। ये पहला प्रारंभिक प्रयत्न हो गया। फिर दूसरा आ जाता है विकास काल 1580 से 1671 ईस्वी। इस काल में दक्षिणी हिंदी साहित्य का पूर्ण विकास हुआ था और राज्य की ओर से भी इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। इसी युग में कुतुब शाह, गवासी और वजही जैसे लुब्ध प्रतिष्ठित कवि हुए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सन 1580 में गद्दी पर बैठा। उसने 1600 ईस्वी में कुतुब मुस्तरी नाम से मसनवी लिखी थी। इसमें फारसी, अरबी और संस्कृत के शब्दों में दक्षिणी हिंदी में ढाल कर प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के लिए, छिपी रात उजाला हुआ दीख चा, लगिया जग करन सेव परमेश का। छिपी रात गई तो उजाला दिन हो गया और लग्या जग करण सेव परमेश का। तो पूरा जग, पूरा संसार परमेश भगवान की सेवा करने लगे। तो कुतुब मुस्तरी दक्षिणी का पहला प्रेमाख्यान काव्य है। यह कुतुब मुस्तरी का पहला। फिर है गवासी। गवासी इस युग के एक अन्य महाकवि हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सैफुल मुल्क, तूतीनामा और मेना सतवंती। फिर है इब्ने निसाती अब्दुल कुतुब शाह का दरबारी कवि था। अब्दुल कुतुब शाह का दरबारी कवि था। फुलबुल नामक एक रचना इनके नाम से प्रसिद्ध है जो एक प्रेमाख्यानक
काव्य है। अवनत काल 1672 ईस्वी से 1687 ईस्वी। फिर आ जाता है तीसरा अवनत काल, जो कब 1672 से 1687 ईस्वी था। कुतुबशाही शासन का यह काल बड़ा ही अनिश्चितता का काल था। इस काल के विशेष रूप से उल्लेखनीय कवि तबई, शाह राजू हुसैनी, तानाशाह आदि है। फिर है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर अपन इसके बारे में अपन है ना कल विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको मेरे आपको अगर नोट्स की अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।